स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1339 कोड की जो बुक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसके गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। यानी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर अक्सर आते हैं या पेपर के अंदर आ सकते हैं, वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा। तो इसलिए ये वाला लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को आपने गौर से फॉलो करना है। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे, जिस तरह मैं तरीका बताऊंगा उस तरह आप तैयारी करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, इस बुक के हवाले से एक और चॉइस भी आपके पास है। यानी आप इसका पेपर जो है ना वो दोनों में से किसी एक मीडियम के अंदर अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी उर्दू मीडियम में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के अंदर आप इसका पेपर हल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है। लेकिन मेरा पर्सनल आपको मशवरा ये है कि आप इंग्लिश में ही अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आगे आपने अकाउंटिंग के अंदर जाना है, हायर डिग्रीज करनी है, जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, तो इंग्लिश आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें सारी इंग्लिश में ही होती हैं। उर्दू के अंदर भी इनका तर्जमा जो है ना, वो वर्ड्स वही रहते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, जैसे वैसे ही उर्दू में भी रहते हैं। और वैसे भी इसकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है। आगे कहीं पे भी डेली लाइफ के अंदर आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, फिर भी वो इंग्लिश के अंदर ही होंगी। लेकिन होता है कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है, वो नहीं पढ़ सकते इंग्लिश, तो फिर वो उर्दू कर लें, उनके पास ऑप्शन है। या कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि मोस्टली स्टूडेंट्स पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं जो जान छुड़वाना चाहते होते हैं कि बस किसी तरह ये पास हो जाए, बस ठीक है, तो वो फिर उर्दू में कर लें, बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा, टोटल 9 यूनिट्स हैं। वन बाय वन सारे यूनिट्स जो है ना वो डिस्कस करते हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको मार्क करवाता हूँ, जो जो आपने करनी है। और अगर आपको इस बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा जी, 3 क्रेडिट आवर की बुक है। टोटल 9 यूनिट्स हैं इसके। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कौन कौन से यूनिट्स ज़्यादा आसान हैं, और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कौन कौन से यूनिट्स आप स्किप कर सकते हैं। फिर वन बाय वन यूनिट्स में भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से आपने करने हैं। यूनिट नंबर 1 जो है ना इंतहाई आसान है और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है। यूनिट 2 इंतहाई आसान है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 4 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन जो है ना, पहले 3 तो आप समझिए कि पक्का एक एक क्वेश्चन इनमें से आता होता है 20-20 नंबर का। इसके बाद चौथा और पांचवा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने छोड़ने हुए तो ये वाले जो यूनिट्स हैं ना ये छोड़ दीजिएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इनको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। और थोड़े मुश्किल भी हैं, टेक्निकल हैं। ये वाले जो हैं ये कदरे आसान है। छठा और सातवां अगर टाइम हो तो कर लीजिएगा, लेकिन पहले 5 आपने लाजमी करने हैं। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा पहला जो यूनिट है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका कंटेंट अगर आप देखें तो इसमें से जो एरिया ऑफ अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशन है ये आपको आनी चाहिए, अकाउंटिंग का आपको पता हो। इसके अलावा बिजनेस की जो कैटेगरीज है ना, जो क्लासिफिकेशन है, ये वाला क्वेश्चन इस यूनिट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लासिफिकेशन जो है ना वो बिजनेस की दो तरह की है। एक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे, और एक क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ ऑपरेशंस बेसिक बेसिस पे। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी तंजीम है बिजनेस की, उसकी बुनियाद पर इसकी 3 टाइप्स हैं। और जो बिजनेस में काम किए जाते हैं ना उसकी बुनियाद पर भी इसके 3 टाइप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन बेस पर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर आपको पता है वो होता है जो सिंगल मेंबर होता है, मतलब एक ही बंदा, अकेला बंदा मालिक होता है सारे कारोबार का। पार्टनरशिप में फिर उस बिजनेस में पार्टनर्स आ जाते हैं, शराकतदार आ जाते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज आपको पता है कि कंपनीज होती हैं जिनमें शेयर्स होते हैं और ढेरों शेयर होल्डर्स होते हैं। पार्टनरशिप में तो लिमिट होती है ना कि इतने पार्टनर आप एग्रीमेंट के तहत रख सकते हैं, लेकिन कंपनी में अनलिमिटेड आप पार्टनर्स जो है ना, जॉइंट स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो आप रख सकते हैं, शेयर होल्डर्स। अच्छा, इसके बाद इसकी जो ऑपरेशंस की नेचर है ना उस बेस पर इसकी 3 कैटेगरीज हैं। सर्विस बिजनेस, और मर्चेंडाइजिंग, और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है कि जिसमें कोई चीज़ तैयार की जाती है, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं प्रोडक्ट तैयार करती हैं, कोई चीज़ बनाती हैं, तो ये वाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इसके बाद मर्चेंडाइजिंग है। मर्चेंडाइजिंग है वो तैयार शुदा चीज़ जो है ना, खुद से कुछ भी नहीं बनाना, बनी बनाई चीज़ें खरीद कर आगे मुनाफा पर बेचनी, तो ये मर्चेंडाइजिंग होगी। जैसे सारे प्रोप्राइटर्स हैं, दुकानों वाले हैं, वो चीज़ें खरीद कर लाते हैं बनी बनाई, और आगे उनको ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं। इसके बाद सर्विसेज बिजनेस है, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, खिदमात वाला, जैसे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये सर्विसेज बिजनेस में आते हैं। जैसे होटल है, अब वो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, ये तो उनका प्रोडक्ट है ना, खाना तो चलें प्रोडक्ट है, लेकिन साथ वो आपको सर्विस भी दे रहे हैं, वो आपको खाना सर्व करते हैं, तो ये उनकी सर्विस है। इसी तरह डॉक्टर है, वो आपका चेकअप करता है,
तो वो आपको सर्विस दे रहा है और साथ मेडिसिन देता है, वो तो चलें प्रोडक्ट है ना, लेकिन वो चेकअप तो आपका कर रहा है ना, वो सर्विस है। इसी तरह टीचर जो पढ़ाता है वो सर्विस देता है। तो इस तरह ये वाले जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद कुछ कमर्शियल टर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। अगर आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, समझनी है, तो ये वाली टर्म्स जो है ना, ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या है, ड्राइंग, गुड्स मर्चेंडाइजिंग और परचेजेज हैं, सेल्स हैं, सर्विस रिवेन्यू है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, डेबिटर क्रेडिटर। अच्छा, इस तरह के जो है ना अक्सर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्रोफेशन और बिजनेस में क्या फ़र्क है। इसी तरह यहाँ पे है डेबिटर और क्रेडिटर में क्या फ़र्क है, इस तरह के फ़र्क आ जाते हैं। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या फ़र्क है, होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में क्या फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी, ये तीनों चीज़ें भी आपको लाजमी आनी चाहिए। हर मोड़ पर आपको ये काम देंगी और आपकी ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए इसका। तो ये वाला जो यूनिट है ना, थ्योरी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके पेपर में थ्योरी भी आएगी और प्रॉब्लम्स भी आएँगे, यानी सॉल्व करने वाले जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी आएँगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पैटर्न पूछते हैं, तो पैटर्न आप लोगों को पता है, ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर्स हैं तकरीबन सेम ही होता है। टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो है ना वो आपका 20 मार्क्स का होता है। टोटल 5 आपने कोई से करने होते हैं 8 में से, और 100 नंबर का आपका पेपर होता है। एमसीक्यूज़, फिल इन द ब्लैंक्स, जो टिक क्रॉस वाले हैं, ये नहीं आते पेपर में। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो भी नहीं आते, पहले आते होते थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आते। अब क्या वो करता है, किसी एक क्वेश्चन के वो पार्ट्स बना सकता है 3-3 4-4 नंबर के, लेकिन मोस्टली नहीं बनाए जाते। अब पेपर जो आता है ना, ज़्यादातर 20 मार्क्स का ही होता है। लेकिन कोई पेपर सेट करने वाला कोई एग्जामिनर ऐसा आ सकता है जो पहले क्वेश्चन के 2-4 पार्ट्स बना सकता है, या आखिरी क्वेश्चन के बना सकता है। पहले या आखिरी में से मोस्टली किसी का बनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि सारे जो क्वेश्चन हैं ना 20-20 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ओके, इसके बाद बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग के अंदर आपने ये आपको समझ होनी चाहिए बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें। इसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, ये आपको होना चाहिए कि क्या होते हैं। एंड नेक्स्ट है ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें आगे वन बाय वन एक एक यूनिट है पूरा इन चीज़ों पर। तो इसलिए यहाँ पर तो शायद फ़िलहाल इस यूनिट के अंदर इसकी डेफिनेशंस ही हों, लेकिन आगे चलकर इन पर पूरा पूरा यूनिट है, कंप्लीट डिटेल से लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे। तो ये भी पढ़ लीजिएगा, इसका कंसेप्ट आपको हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके जी, इसके बाद फिर आ जाता है यूनिट नंबर 2, अकाउंटिंग इक्वेशन। इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें कुल मिलाकर एक ही चीज़ है, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। पहले तो ट्रांजैक्शन क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फ़र्क आपको पता हो। और एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस है, यानी आपने एनालाइज करना है कि ट्रांजैक्शन कौन सी डेबिट ट्रांजैक्शन है, कौन सी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कौन सी ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर जाएगी। तो ये वाली चीज़ भी आपको आनी चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या है, उनका एनालिसिस। और फिर आगे कंसेप्ट आता है डेबिटिंग और क्रेडिटिंग का, यानी ये आपको पता होगा कौन सी अमाउंट जो है वो आपने डेबिट करनी है और कौन सी क्रेडिट करनी है। ये सादा सा कंसेप्ट है। उसके बाद आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी के। तो ये वाली इक्वेशन आपको आनी चाहिए और बनानी आनी चाहिए। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन लाजमी आता है और वो इस तरह करके ना न्यूमेरिकल टाइप दे देता है, आपको एंट्रीज दे देगा और कहेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। इसके क्वेश्चन जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना उसके ज़रा प्रॉब्लम्स चेक करिएगा। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। मतलब उसका जो फॉर्मेट है ना, कौन कौन सी यहाँ पे ये अमाउंट्स दी हुई हैं, ये सारा डाटा आपको दिया गया होगा। इनमें से अमाउंट सिर्फ आपने कौन सी कैश है, कौन सी आपने क्रेडिट करनी है, डेबिट है, एसेट्स कौन कौन से हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, मतलब कैश में साथ कैश लिखा होगा, ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। और इसी तरह जो एसेट्स हैं वो आपको पता है असासे होते हैं, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ें ये एसेट्स होते हैं। ज़मीन है, लैंड। तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आ जाएगी तो वो आप एसेट्स में लिखेंगे। लायबिलिटीज़ आपको पता है कि वो उधार होते हैं, कोई चीज़ क्रेडिट पर आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो लायबिलिटीज़ होती हैं। ये बड़ा आसान कंसेप्ट है। इसका अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़िएगा ना, नीचे एग्जाम्पल में समझाया गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे देखें प्रॉब्लम 2 है।
यहाँ पे भी यही है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन, ये देखें, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, सारी डाटा देने के बाद प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद है एनालाइज। अब यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट होगी, कौन सी क्रेडिट होगी, कौन सी किस अकाउंट में लिखी जाएगी। तो ये डेबिट और क्रेडिट का कंसेप्ट है, यानी आपने ट्रांजैक्शन एनालिसिस करना है। ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी एक और सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि इसमें गैस कहाँ है, कि मैंने तो सारे क्वेश्चन आपको जो है वो पढ़ा दिए हैं, कि ये वाला भी क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसका गैस ये है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी आनी चाहिए बस। और ये गैस नहीं है कि ये कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन 1 आएगा या 2 आएगा। मैं आपको कहूँ कि प्रॉब्लम नंबर 1 आएगा, एग्जामिनर प्रॉब्लम 2 दे दे, मैं कहूँ प्रॉब्लम 2 आएगा, वो प्रॉब्लम 3 दे दे। मैं आपको कहूँगा कि प्रॉब्लम नंबर 7 आएगा, वो 7 भी ना दे, वो कोई और दे देगा। ये एग्जामिनर की मर्जी है, मतलब जरूरी नहीं कि ये वाले जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये प्रॉब्लम्स ही हूबहू बहू आपके पेपर में आएंगे। वो चेंज कर सकता है, और होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर अक्सर चेंज होते हैं। वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चेंज कर देगा, ट्रांजैक्शन की अमाउंट चेंज कर देगा, बस यही फर्क होगा ना, और बाकी तो सेम है ना काम। सिर्फ आप एक एग्जाम्पल समझ लेंगे ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी कैसे है, बस उसको यूज करके आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इनमें से कोई भी डाटा किसी भी क्वेश्चन का वो दे देता है, आप आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप याद करेंगे, आप रट्टा लगाएंगे, आप पहला क्वेश्चन रट्टा लगा कर जाएंगे, वो दूसरा दे देगा, आप दूसरा करके जाएंगे, वो तीसरा दे देगा, आप साथ के साथ याद करके जाएंगे, हो सकता है वो इन सात में से भी कोई ना दे, वो खुद से कोई दे दे, किसी और बुक का डाटा उठा कर दे दे, और ऐसे ही होता है पेपर में। फिर आपने वहां पर फंस जाना है, आपने सर पकड़ के बैठ जाना है कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो हमने याद ही नहीं किया हुआ था। तो याद जब करेंगे तो ऐसे ही होगा। इंतहाई आसान है, 5 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनानी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, इसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जर्नल है। आपको पता होना चाहिए जर्नल क्या होता है और ये बनाया कैसे जाता है। बहुत ही आसान है, इसकी एग्जांपल पढ़िएगा, जर्नल बनाना आपको आ जाएगा। इसके बाद लेजर है। लेजर भी मैंने समझाया हुआ है कैसे बनाते हैं, जर्नल से लेजर बनता है। ठीक है, जर्नल पहले बनाएंगे तो लेजर बनेगा। लेजर से फिर आगे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाज़ औक़ात अक्सर, बल्कि इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आता है, आपको ट्रांजैक्शंस दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि इसका जर्नल बनाएं और लेजर में पोस्ट करें, फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं। ये 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या सिर्फ जर्नलाइज पूछ लिया जाता है कि इसका सिर्फ जर्नल ही बना दें। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कहता है तो इसका मतलब है आपने जर्नल भी बनाना है, लेजर में पोस्ट करना है, तब ट्रायल बैलेंस बनेगा, क्योंकि जर्नल के बगैर लेजर नहीं बनेगा, लेजर के बगैर ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। तो अक्सर औक़ात वो यही कहता है, वो तीनों बता देता है, साथ ही मेंशन कर देता है। अब इसकी सेल्फ असेसमेंट जो है ना वो देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि लेजर क्या है, जर्नल क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, लेजर को क्यों परमानेंट बुक ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ट्रायल बैलेंस क्या है, पोस्टिंग क्या होती है। पोस्टिंग ये होती है कि जब आप जर्नल से डाटा लेजर के अंदर भेजते हैं ना, लिखते हैं, तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रॉब्लम्स, जर्नलाइज करें इसको, इसका मतलब ये है कि इन एंट्रीज को जर्नलाइज करें, मतलब इसका जर्नल बनाएं। सिंपल है ये, सिर्फ जो ये पेमेंट्स हैं इनको आपने एक जगह पे क्रेडिट, एक जगह पे डेबिट कर देना है। जितनी भी पेमेंट है डेबिट और क्रेडिट इकट्ठा करते जाना है। तो ये बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, 5 मिनट के अंदर ये कंसेप्ट जो है ना वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, यहाँ पे भी आपने जर्नलाइज करना है, यानी जर्नल बनाना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना वो प्रॉब्लम देखें, जर्नलाइज यानी इसका जर्नल बनाएं, फिर पोस्ट करें इन एंट्रीज को लेजर में, फिर लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर पेपर्स के अंदर आता है, यानी वो तीनों चीज़ें इकट्ठी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी एंट्रीज दी गई हैं, और इसमें भी आपने क्या करना है, जनरल जर्नल, मतलब जनरल जर्नल ही आप बनाते हैं आमतौर पर। आगे स्पेशल जर्नल्स भी आएंगे, वो अलग क्वेश्चन है। फिर पोस्ट करें लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएं। वही क्वेश्चन है सेम, सिर्फ एंट्रीज का फर्क है, बस अमाउंट चेंज है बस, और कुछ भी नहीं है, तरीकाकार सारा सेम है। यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है, ये ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी एंट्रीज दे दी गई हैं, और ये ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस का आपने जर्नल बनाना है, लेजर और फिर ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही जर्नल,
लेजर और ट्रायल बैलेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ऐसा बहुत कम होता है कि अगर अकाउंटिंग का पेपर हो और ये क्वेश्चन ना आया हो, जर्नल बनाए लेजर और ट्रायल बैलेंस। लेकिन तरीकाकार वही है, मैंने जो आपको समझाया है, याद नहीं करने, रट्टे नहीं लगाने। क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर वो रवायती पेपर नहीं है जो आप समझ रहे होते हैं कि हू बहू जैसे आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं कि जो हमें बुक दी जाती है, जो सिलेबस दिया जाता है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं, उसी में से शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, एमसीक्यूज आ गए, हमने रट्टे होते हैं, बस जो याद किया हुआ है वहां जाकर छापा लगा दिया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने चीज़ें सीखनी है, सीख कर वहां पर जाकर इम्प्लीमेंट करनी है। अब ज़रूरी नहीं कि इनमें से कोई भी ना आए, हो सकता है इनमें से भी कोई आ सकता है, लेकिन ये जस्ट आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इनका ये मतलब नहीं कि ये ही आएंगे, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैंने आपको बताया है कि आप एक एग्जाम्पल भी इनकी कर लेते हैं ना, जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस की एक एक एग्जाम्पल भी आप कर लेते हैं, तो आप ये सारे खुद से ज़बानी कर सकते हैं। आप इस काबिल हो जाएंगे अगर आप सही तरह से समझें, या आप कोई समझा दे तो और बेटर होगा। ये बहुत ही सादा चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, और अकाउंटिंग की जान है। अगर ये आपको नहीं आती तो आगे नहीं चल सकते आप। इसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 4 है, स्पेशल जर्नल्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल्स। अच्छा, अब इसमें जो स्पेशल जर्नल जर्नल की कुछ टाइप्स हैं, जर्नल को डिवाइड किया जाता है। इसमें कुछ ये हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ऑफ कैश, कैश के जो एविडेंस होते हैं ना, यानी कैश अगर आपने कोई लेन देन किया है तो किस तरीके से होगा, या तो उसका कोई बिल होगा, या कैश मेमो होगा, चेक होगा, या बैंक एडवाइस होगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा, या स्टेटमेंट होगी अकाउंट की। तो इस तरह की अगर कोई लेन देन होता है ना कैश का, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व। इसके बाद जर्नल जो है ना, उसकी टाइप्स हैं। परचेज जर्नल है, परचेज रिटर्न जर्नल है, इसके बाद सेल जर्नल है, सेल रिटर्न जर्नल है, बिल रिसीवेबल जर्नल है, बिल पेएबल जर्नल है, और कैश बुक और पैटी कैश बुक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैश बुक और पैटी कैश बुक। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये बड़े सिमिलर हैं। ऊपर जर्नल बनाना आप सीख चुके हैं पिछले यूनिट में, तो ये सारे जर्नल ही हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, थोड़ा फॉर्मेट आपने इनका देखना होगा कि इनका फॉर्मेट क्या होता है। बाकी सारा काम वही है, आपने जर्नलाइज ही करना है एंट्रीज को, सिर्फ उनका नाम लिखना है, क्रेडिट डेबिट कर देना है, इतना सा काम होता है। इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, सब्सिडरी बुक्स है, जर्नल्स हैं, जर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, स्पेशल जर्नल्स, और पैटी कैश बुक और कैश बुक के दरमियान क्या फ़र्क है, कैश बुक क्या होती है, पैटी कैश बुक क्या होती है, और कैसे बनाई जाती है, तरीकाकार भी आपको आना चाहिए। इसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनमें क्या फ़र्क है, सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल जो है इसमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो वही परचेज जर्नल बनाएं, ये एंट्रीज दी गई हैं, सिंपल उठाकर क्रेडिट डेबिट कर दें, बस जर्नल बन गया। थोड़ा सा फॉर्मेट उस तरह का कर देना है, परचेज जर्नल का फॉर्मेट देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखा, इन केस आपको नहीं पता परचेज जर्नल क्या है, जर्नल का तो पता है ना, मैंने आपको बताया कि जर्नल तो हर हाल में आपको आना चाहिए ना। सबसे पहला काम होता है जर्नलाइज करना एंट्रीज को। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो सबसे पहला काम हम करते हैं ना, जब हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो पहले उनको जर्नलाइज करते हैं, जर्नल में उनको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद आगे लेजर है, फिर ट्रायल बैलेंस है, आगे फिर मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट होती है। वो सारे आगे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें अकाउंटिंग साइकिल के अंदर होती हैं। तो पहला स्टेप ये है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। तो अगर आपको परचेज जर्नल का नहीं भी पता, तो जर्नल आपने लाजमी बना देना है इसका। आपको नहीं भी आता तो जर्नल बना देना है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि जर्नल बनाना ज़रूर सीखिएगा। नेक्स्ट सेल जर्नल है, सेल्स जर्नल में भी आपने वही जर्नल ही बनाना है। इसके बाद परचेज रिटर्न, अलाउंस रिटर्न, इनके फॉर्मेट देख लीजिएगा आप। और इसके बाद जो है यहाँ पे लेजर लेजर में पोस्ट करनी है एंट्रीज, तो इसमें भी आपने पहले जर्नल ही बनाना होगा, फिर लेजर में ये एंट्रीज पोस्ट हो सकेंगी। इसके बाद जर्नल है बनाना है, और फिर उनको लेजर में पोस्ट करना है एंट्रीज को। ये सारी चीज़ें वही हैं जो पिछले यूनिट के अंदर आप कर चुके हैं। यहाँ पे भी आपने एंट्रीज को पोस्ट करना है लेजर में, मतलब पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नलाइज करके फिर लेजर में पोस्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपने लेजर में एंट्रीज को पोस्ट करनी है। ओके, इसके बाद ये वाला है, इसमें भी आपने लेजर में एंट्रीज पोस्ट करनी है। वो सिमिलर हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, सिर्फ ये जो है ना, आपकी अमाउंट, आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना, उनमें फ़र्क आएगा, नाम चेंज होंगे। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल जर्नल है, तो जर्नल ही बनाना है बेसिकली। इसके बाद आता है कैश बुक वाला क्वेश्चन। पैटी कैश बुक क्या होती है, कैसे प्रिपेयर की जाती है। यहाँ पे पैटी कैश बुक जो है ना, ये ट्रांजेक्शन हैं, इनको रिकॉर्ड करें कैश बुक के अंदर, पैटी कैश बुक के अंदर। इसके बाद यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड है, इसको आप पैटी कैश बुक बनाएं। और बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इसको भी समझ लीजिएगा।
नेक्स्ट फिर हमारे पास यूनिट नंबर 5 है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और कैश बुक तो आप पीछे सीख कर आ चुके हैं, कैश बुक क्या होती है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ना वो यहाँ से आपने समझनी है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक के, पे इन स्लिप बुक है, चेक बुक है, बैंक स्टेटमेंट है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए थ्योरी के हवाले से। और इसके बाद कैश बुक जो है ना, कैश बुक और उसकी टाइप्स, उसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, 3 कॉलम कैश बुक होती है। सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीका है कैश बुक बनाने का, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ फॉर्मेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, सिंगल कॉलम में, डबल में और ट्रिपल में जो 3 कॉलम है। तो इनके जो फॉर्मेट है ना, ये थोड़े थोड़े देख लीजिएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं। इसमें रीज़न ऑफ डिसएग्रीमेंट होती है, मतलब आपकी आपने जो स्टेटमेंट जो कैश बुक बनाई है ना, उससे कोई यूज़र एग्रीमेंट नहीं करता, एग्री नहीं करता कि ये ठीक नहीं है। तो उसमें फिर आपने रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है, उसका जो तरीकाकार है ना, ये आपको आना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए आपको, बस इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रॉब्लम्स है ना, ये भी सिंपली आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। सिंगल कॉलम जो है ना, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, वो बनाएं। और ये भी सिंपल कॉलम सिंगल कैश बुक है, सिंगल कॉलम या सिंपल। इसके बाद 2 कॉलम कैश बुक है। इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक है। और इसका जो मेजर रोल होता है ना, वो कैश बैलेंस शो करना ही होता है। बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस जो है ना, वो शो करवाएं। कैश बुक जब आप बनाते हैं तो वो आपका बैलेंस जो है ना, कैश शो करवाती है। इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक है, वो बनाएं। तो ये तीनों का फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, कोई इतना खास चेंज नहीं है। पैटी कैश बुक आप पहले पढ़ चुके हैं, वो ये चीज़ें आपको आती हैं, बहुत आसान है। ये भी कैश बुक वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको ये ऊपर रिकॉर्ड दिया हुआ है, ये वाला सारा जो प्रॉब्लम है, आपको कहा गया है कि ये कैश बुक है और इसमें से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है ना वो बनाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है। उसके बाद जो रिवाइज्ड बैलेंस है ना कैश बुक का, एडजस्टमेंट्स के बाद वो शो करवाएं। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं। ये इस यूनिट में से ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर पहले 5 यूनिट्स आप कर लेते हैं ना अच्छे तरीके से, जिस तरह मैंने जो मार्क करवाए हैं वो चीज़ें, वो कंसेप्ट आप समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपका यहाँ तक ही 100% पेपर जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर ना वो इनमें से कोई एक यूनिट ड्रॉप कर देता है, तो फिर भी आपका 80% तक का जो पेपर है ना वो अटैम्प्ट हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट के लिए एक आधा एक और यूनिट हम कर लेते हैं, ताकि जो है ना वो आपका कमी जो है वो भी पूरी की जा सके। तो ये छठा यूनिट है फाइनल अकाउंट्स वाला, फाइनल अकाउंट और कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करना। तो फाइनल अकाउंट्स में ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, ये डेफिनेशन आपने यहाँ से पढ़नी है। और रिवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इनका कंसेप्ट लेना है थोड़ा सा। बाकी एसेट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले यूनिट के अंदर, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। लायबिलिटीज़ भी आपको पता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ओनर्स इक्विटी भी वहाँ पर पढ़ चुके हैं आप, मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों के बनाने का तरीका क्या है। बनाने आने चाहिए आपको, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये एंट्रीज हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। इसके बाद बैलेंस शीट है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट बनानी भी आपको आनी चाहिए, जो आपका फाइनल बैलेंस जो है ना वो शो करवाती है। तो इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, फाइनल अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए। फाइनल अकाउंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एसेट्स लायबिलिटीज़ और वो करंट रिवेन्यूज एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें। बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं वही हैं सारे। ये आपको इस तरह का डाटा दिया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं और बैलेंस शीट बनाएं। ये भी उसी तरह का, जैसे जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस था ना, इसी तरह ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें आती हैं इस यूनिट में से। यहाँ पे भी देखें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं। नेक्स्ट जो है, सेम उसी तरह सारा डाटा दिया हुआ है, इन्हीं को यूज़ करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएं जी, बस। नेक्स्ट देख सकते हैं, ये वाला भी उसी तरह, ये ट्रायल बैलेंस आपको दे दिया गया है। और आपने क्या करना है इसमें से, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट
का मतलब भी वही होता है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपने बनानी है। फाइनल अकाउंट अगर कह देना तो फिर भी काम वही करना है। नेक्स्ट ये वाला दिया गया है ट्रायल बैलेंस आपको, इसमें भी आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, बहुत आसान है। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, सिंपली वो आपकी सेल परचेज को शो करता है, कितना आपका स्टॉक था, आपने कितनी चीज़ें परचेज की, कितनी आपने सेल की, जो अखराजात आए, जो आपका मुनाफा आया, वो सारी चीज़ें। प्रॉफिट एंड लॉस आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करता है, ये वाला जो अकाउंट है। और बैलेंस शीट आपका नेट जो बैलेंस है ना, क्रेडिट डेबिट, जो आपका कैश बैलेंस है, आपका एसेट्स हैं, वो सारी चीज़ें, जितना भी बैलेंस है ना, वो आपका शो करवाती है बैलेंस शीट। तो ये तीनों का भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए। इसके बाद अगर आपने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना हुआ अटैम्प्ट, तो ये यूनिट नंबर 7 कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट वाला। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। जब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत लिख दिया जाता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शामिल नहीं की जाती, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शो हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा लॉस शो हो रहा होता है, तो उनको एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है, ताकि वो गलत प्रॉफिट या गलत लॉस ना शो करवाया जाए। तो इसलिए एडजस्टमेंट करना ज़रूरी होता है। तो एडजस्टमेंट क्या होती हैं, एडजस्टमेंट की कैसे जाती हैं? बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा है ये क्वेश्चन। इसमें डेप्रिसिएशन आ जाती है। डेप्रिसिएशन होती है जो अमाउंट किसी चीज़ में से, जो मसलन मशीनरी है, फर्नीचर है, या जो इस तरह के एसेट्स होते हैं ना, उनकी कीमत ग्रेजुअली डाउन ग्रेड हो रही होती है। मसलन आपने जो मशीन आज खरीदी है, वो साल के बाद उतने की नहीं होगी, वो उससे कम प्राइस में बिकेगी। तो वो जो प्राइस के अंदर उसका कमी आई है ना, हर साल में कमी आती रहती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो वो आपने माइनस करनी होती है। इस तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं, मैं थोड़ी आपको शो करवा देता हूँ। ये देखिए ना, ये प्रॉब्लम्स हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाना है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है ना, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, लेकिन साथ ये एडजस्टमेंट्स दे दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चंस दे दिए गए हैं कि इनको एडजस्टमेंट करें। ये जो ऊपर है ना डाटा, इसमें एडजस्टमेंट करने वाली है। जैसे ये प्रीपेड रेंट है, इसका मतलब है ये 750 रुपये जो है ना, ये प्रीपेड है, मतलब अगले साल का पहले से ही रेंट दे दिया गया है। तो इसका मतलब है ये आपने निकालना है यहाँ से, ये आपका टोटल रेंट है। अब ये सारा तो शो हो रहा होगा, तो ये आपको प्रॉफिट शो करवाएगा, तो इसलिए इसको एडजस्ट करना है आपने, माइनस करना है। ये अनअर्न्ड कमीशन है, जो अभी तक आपने कमाया ही नहीं है, अनअर्न्ड है 3750, तो ये कमीशन में से आप निकालेंगे, क्योंकि ये तो अभी तक आपके पास आया ही नहीं है। कमीशन रिसीव्ड में से आप माइनस करेंगे। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक है, ये डेप्रिसिएशन आ गई है। डेप्रिसिएशन परसेंटेज के अंदर होती है, 7.5% फर्नीचर पर है ये। तो जो आपका फर्नीचर है, यहाँ पे ये फर्नीचर है ना 1,20,000 का, इसका 7.5% आपने निकालना है। फिर वो आप इस 1,20,000 में से माइनस करेंगे, और ये फिर आपने रिकॉर्ड के अंदर जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है ना, उसके अंदर आप लिख देंगे बस। फिर इसी तरह रेट एंड टैक्सेस पेएबल, ये है 850 रुपये, ये आपने निकालने हैं। तो इस तरह करके प्लस माइनस आपने एडजस्टमेंट को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, और एडजस्टमेंट ये आपको दे दी गई है। ठीक है, ये आपने सिर्फ प्लस माइनस जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हैं, उनमें से जमा या तफरीक करने वाली चीज़ें हैं, वो कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, ये एडजस्टमेंट करनी है, ये आपको एडजस्टमेंट दे दी गई है। ये जो पी ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है पर एनम, यानी सालाना, 4% सालाना है, साल के बाद 4% इंटरेस्ट रेट है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट है। और यहाँ पे कमीशन है 10%, यहाँ पे 5% जो है डेबिटर्स, और 2% डिस्काउंट है। तो इस तरह की ये चीज़ें जो है ना, ये आपने एडजस्ट करनी है। तो इसलिए इस यूनिट में से ये वाला जो एक क्वेश्चन है ना, एडजस्टमेंट वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट करनी सीख लीजिएगा यहाँ से। तो ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और ये तरीकाकार है, ये पैटर्न होगा, इस तरह करके आपने पेपर को तैयार करना है। आई होप आपके पेपर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे ना, वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, या इस बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है 0305 7265 205 पर कंटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर। अल्लाह हाफिज़।